नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ टोक्यो से सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में किया सफर। सेंडाई पहुंचने पर लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल और स्टार्टअप पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। राहत और बचाव अभियान जारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। सेवा क्षेत्र में 9.3% का तेज उछाल। और अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया अवैध। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ टोक्यो से सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में सफर किया। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसमें सफर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंडाई तक। इस दौरान जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी साथ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शिंकनसेन हायाबुसा 17। ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसमें सफर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टोक्यो स्टेशन से अपनी यात्रा की इसमें शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही सेंडाई पहुंचने पर लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। Welcome to Japan. Thank you. Hello, welcome to Japan. Modi-san! Yay! Yeah, welcome to Japan. और बुलेट ट्रेन में सफर से पहले आपको बता दें, आज टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। चर्चा में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भारतीय राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के सम्मान में जापान के सबसे ऊंचे स्काई ट्री टावर पर विशेष योगाभ्यास किया गया।
आपको बता दें, ज़मीन से करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर हुए इस योगा सत्र में बड़ी संख्या में भारतीय और जापानी नागरिकों ने भाग लिया। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से गहरे और मधुर रहे हैं और योग इन दोनों संस्कृतियों को और अधिक करीब लाने का काम कर रहा है। बात जम्मू कश्मीर की, जहां के रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य अभी भी लापता है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गया है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रामबन के उपायुक्त मोहम्मद लियास खान ने बताया है कि अचानक बादल फटने से गाड़ी नटनाशीट के वानी नाला और कांडली नाला में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक घर और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। घटना से क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना को लेकर रामबन के डीसी मोहम्मद लियास खान से बात की। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर घटना को दुखद बताते हुए पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, वहीं 5वां व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही लगातार संपर्क में रहने की बात भी कही। वहीं जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के माहौरे इलाके में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें एक घर के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आई प्राकृतिक आपदा में नुकसान के साथ साथ जनजीवन पर बुरा असर डाला है। सड़कों पर भूस्खलन से मलबा इकट्ठा होने और नुकसान पहुंचने से आवाजाही बाधित हुई है। वहीं बीते कई दिनों से चंबा जिले के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए करीब 2000 मणिमहेश यात्रियों को निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ सरकारी बसों और टैक्सियों में पठानकोट लाए जा रहे यात्रियों को मौसम बिगड़ने के चलते बनीखेत के पास रोक दिया गया। आगे की यात्रा मार्ग खुलने के बाद शुरू होगी और प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित लाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। हालांकि चंबा जिले में भारी बारिश के चलते आपको बता दें, करीब 300 ऐसे मार्ग जो कि बाधित हैं और वहीं ज़िले में करीब 400 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो करीब 150 से अधिक पेयजल योजनाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से जनजीवन जो है सामान्य नहीं है और इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप भी यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के लिए बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों की अगर बात की जाए तो यहां पर भारी बारिश से 5 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 11 लोग लापता हैं। बागेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भूस्खलन की घटना में बड़ा नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ ने बताया कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश भी की जा रही है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही बंद है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बारिश से जलभराव हो गया है। जलस्तर के बढ़ने के कारण प्रशासन ने आसपास के इलाकों में विशेष चौकसी बरती है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के साथ ही पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पंजाब में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं। गुरदासपुर, फजिल्का, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
राहत और बचाव अभियान में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सेना और पुलिस की टीम भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। बचाव दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 2255 लोगों और 25 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही हैं। वहीं दूरदराज के गांव तक पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स का सहारा भी लिया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में। कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत फ्रांस के सहयोग से अपना फाइटर जेट इंजन कैसे बना रहा है और ये भविष्य की एयर पावर को कैसे शेप करेगा। भारत के अग्नि 5 के टेस्ट को शांति की दिशा में क्यों एक बड़ा कदम माना जा रहा है और कैसे आईएनएस हिमगिरी भारत की इंडिजिनस नेवल पावर का प्रतीक है। इजराइल की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगी और आखिर में क्यों भारत के आर्मी चीफ अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था, इस तरह की पहचान थी, लेकिन अब बदलाव वहां पे नजर आता है। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मोहम्मद इफ्तिखार, सगरे आलम और सिंह की देवी को अब घर के पास ही काम मिल गया है और घर के पास काम मिलने से इन लोगों की खुशी दुगनी हो गई है। बिहार के में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिवर्स पलायन जो है वो देखने को मिला है। आइए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। बिहार में एनडीए शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है, जिससे बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को राज्य में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अपने स्पेशल सीरीज बात बिहार की में हम रोज आपको रिवर्स माइग्रेशन की सफल कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में उद्योग का जाल बिछ रहा है और कैसे लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बदलते बिहार की बदलती तस्वीर में रिवर्स पलायन एक क्रांति बनकर उभरा है। इससे बिहारियों को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी बदलाव की बयार चली है। घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा का काम हो, धान और गेहूं जैसी फसलों की रुपाई और कटाई जैसे जरूरी कामकाज हो या फिर कोई आपात जरूरत, हर वक्त हर कोई अपनों के पास पहुंच रहा है। दिल्ली से बिहार लौटे मोहम्मद इफ्तिखार बताते हैं, मैं दिल्ली में पहले रहता था और क्या कहते हैं कि जब से बिहार में मुजफ्फरपुर में कंपनी आई है, जब से बिहार में अच्छा लग रहा है काम करने में। पगार वगार भी टाइम पे सही से आ जाता है, टाइम से हर चीज, खाना वाना, रूम, सब कुछ का व्यवस्था अच्छा है। नोएडा से बिहार लौटे सगरे आलम बिहार के बदलाव में अपनी और अपने जैसे युवाओं की भूमिका को अहम मानते हैं। रोजगार यहाँ भी बहुत बढ़िया है और हम लोग दिक्कत परेशानी से बच गए कि बिहार में ये सब कुछ है, रोजगार है, दुनिया जमाना सारा चीज़ यही है। और प्लस ये भी है सर कि हम लोग जो जाते थे ट्रेनों में धक्का खा खा के, उससे बच गए हम लोग। अगर कोई काम वाम भी पड़ता है यहाँ, जैसे धान रोपनी हो गया, अभी धान का समय है, गेहूँ का समय है, तो हम लोग को जाना हुआ होता है भाई धान गेहूँ रोपने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं और उतना झटका कयन खाते हुए यहाँ भी चले आते हैं हम लोग। बिहार में रोजगार के अवसर ने सिंह की देवी की बिखरती जिंदगी को संवार दिया है।
हम लोग यहाँ दिल्ली में नवादा में रहते थे, तो वहाँ से मतलब मेरा हस्बैंड गुजर गए, तो वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए। वहाँ से आने जाने में परेशानी हम लोग को होता था, इसी के लिए यहाँ चले आए। यहाँ परिवार के साथ अपना रहते हैं, घर भी देखना पड़ता है, सास ससुर है उनको भी देखना पड़ता है। यहाँ से पबनी त्योहार हर चीज़ में जाना पड़ता है ना घर पे, इसी के लिए यहाँ रह गए हम लोग। वहाँ भी बेगे कंपनी में काम करते थे, यहाँ भी वही करते हैं, लेकिन वहाँ आने जाने के चलते खाली काम छोड़ दिए। जो आने जाने परेशानी, पर्व त्योहार में भी टिकट नहीं बन पाता था, आने जाने में बहुत परेशानी होता था हम लोग को। कि यहाँ पर हैं तो यहाँ पर परिवार भी देख लेते हैं, दो पैसा कमा भी लेते हैं, अपना सारा काम को देख लेते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग रह गए। हमारे स्पेशल सीरीज बात बिहार की में आपने ग्राउंड जीरो से देखा कि बिहार में कितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और पूर्व में पलायन का दर्द झेलने वाले कामगार अपने घर में ही रोजगार पाकर कितने सुकून से हैं। आगे और भी ऐसी सफल कहानियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो बिहार का बदलाव जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, कभी विकास से कोसों दूर बिहार अब समावेशी विकास की मिसाल बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को बीते 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं संभव हो पाई हैं। मोदी सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, इसीलिए राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जबरदस्त वृद्धि की गई है। बिहार को 2004 से 14 की अवधि में केंद्र सरकार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राशि 2014 से 24 के दौरान बढ़ाकर 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में वार्षिक रेलवे निवेश 2009 से 14 में 1132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र की मदद से बिहार को विकास के पंख लग गए हैं। सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क और ऊर्जा में निवेश के चलते 2011 से 12 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि हुई। बीते 10 वर्षों में बिहार में अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गयी। रेलवे अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य के लगभग 90% राष्ट्रीय राजमार्ग अब 2 लेन या उससे अधिक चौड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 850 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने NH-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। 120.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। NH-22 के पटना गया डोभी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य 5520 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। NH-119A को 4 लेन बनाने और NH-319B और NH-119D को 6 लेन बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2014 से अब तक 115 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 300 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार के 98 स्टेशन शामिल हैं। देश में संचालित 144 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 20 बिहार के स्टेशनों पर चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे ने 2014 से 2024 के दौरान सालाना 3 करोड़ यात्रियों, 83,000 टन माल ढुलाई और 24,026 विमानों की आवाजाही दर्ज की है। ये राज्य में आधुनिक, कुशल और समावेशी अवसंरचना की ओर बदलाव को दर्शाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई संपर्क सुविधा जारी है। करीब 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बक्सर ताप विद्युत संयंत्र का अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। औरंगाबाद में 29,930 करोड़ रुपए के साथ पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी संचालित हैं। बीते 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। बजट में पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। बिहार की अवसंरचना परिवर्तन सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है।
रेल, सड़क, ऊर्जा और विमानन की ऐतिहासिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय विकास इंजन बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के विकास को लेकर भी। वित्त वर्ष 2025-26 में पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये वृद्धि 6.5% रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में सांकेतिक जीडीपी 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। क्षेत्रवार प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र ने 9.3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक योगदान दिया। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र ने भी 7.7 और 7.6% की मजबूती वृद्धि दर्ज कराई है। वहीं कृषि और समृद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर 3.7% रही है। हालांकि खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई है, जबकि बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयुक्तता सेवाओं की वृद्धि 0.5% पर सीमित रही। व्यय आधारित आकलन में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.7% बढ़ा है, जबकि निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर घटकर 7% रही। सकल स्थिर पूंजी निर्माण को 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.7% थी। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसी एपी के रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। हालांकि इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कभी ये टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा, साथ ही यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। और बात साइबर अलर्ट को लेकर। जी हाँ, मैलवेयर एक ऐसा शब्द जिसे हम सब परिचित भी हैं, जाने अनजाने हम कभी ना कभी इसका शिकार भी बन जाते हैं। साइबर ठग कभी आरटीओ ऑफिस, कभी सरकारी योजना, तो कभी क्रेडिट कार्ड का नाम पर आपके मोबाइल में मैलवेयर एपीके इंस्टॉल करा देते हैं। अटैचमेंट या लिंक के माध्यम से आप तक ये पहुंचाया जाता है फर्जी एपीके, जिनमें वायरस हो सकता है, ट्रोजन या स्पाईवेयर, जो आपके फ़ोन का नियंत्रण हासिल कर लेता है और आपको भारी नुकसान पहुंचाता है। ये जो एंड्रॉयड पैकेज किट होता है, ये किसी भी तरह से आपके मोबाइल पे आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और कोई अननोनली इस लिंक को क्लिक करता है तो ये उनका डेटा, जो से भी सेंसिटिव डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेटा हो सकता है, सब वो रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। आपके मोबाइल को ये रिमोटली चेक कर सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इसके सिस्टम लैपटॉप को जो ऑपरेट किया, जब उसका हमने एनालिसिस किया, तो उसके पैनल, उन्होंने एक पैनल बना रखा था जिससे देश के विभिन्न जो विक्टिम्स थे उनके डिटेल्स थे और उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन की उसके जो मैसेजेस मोबाइल पे आ रहे थे, ये लोग अपने पैनल में भी देख सकते थे। तो कैसे नकली ऐप्स, फर्जी लिंक और मैलवेयर फाइल्स के जरिए साइबर अपराधी आप पर नज़र रख रहे हैं, कैसे आप खुद ही अपने हाथों से उनके जाल में फंस जाते हैं, बस एक क्लिक और आपकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों के कब्जे में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इनके जाल से बच सकते हैं, कौन सी सावधानी आपको अपनानी होगी, इसके लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में। कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।